हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम नीट 2026 के जूलॉजी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इस बार का जो नीट 2026 का जूलॉजी पेपर था उसमें लगभग 43 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज के इस सेशन में हम ये देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स से कितने क्वेश्चंस आए हैं और उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने बोर्ड पर है, दैट इज Identify the correct statement about biomolecules. ये again this is a question that has been asked from the chapter biomolecules. ठीक है, तो ये क्वेश्चन चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स से पूछा गया है। 11th क्लास में है हमको ये चैप्टर, और इस बार के पेपर में बायोमोलिक्यूल्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए। Identify the correct statement about biomolecules. First statement is lipid. अच्छा, ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं ना तो आप जरूर करेक्ट वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि कई बार हम करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लेते हैं गलती से, या इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं। तो यू ऑलवेज सी दैट यू हैव टू, जो भी हमको फाइंड आउट करना है आंसर में, उसको हम अंडरलाइन कर लें। सो स्टेटमेंट ए इज लिपिड्स आर जनरली वाटर सॉल्युबल। ये स्टेटमेंट गलत है। Lipids are not water soluble. Proteins are polypeptides. This is true. Proteins are polypeptides of amino acid. तो ये सही है। Polysaccharides are long chains of sugars. Adenine and guanine are substitute pyrimidines. Almost all enzymes are proteins. So this is correct. B, C and E. B, C and E. Polysaccharides भी long chains of sugar होते हैं। Adenine और guanine they are not substituted pyrimidines. ठीक है। So lipids are generally water soluble and this statement, that is adenine and guanine are substituted pyrimidines, ये दोनों ही statement गलत है, और B, C और E these statements are true. तो हमारे पास ऑप्शन में जो सेकेंड ऑप्शन है that is matching to our assumption. So the correct answer to this question is option number 2, that is B, C and E are only correct statements for this question. So we move on to the next question now. Which of the following statements are true regarding restriction endonuclease? This question is being asked from the chapter biotechnology and its principles. This chapter is present in class 12th. ठीक है, so this is a question of biotechnology. Which of the following statements are not true regarding restriction endonucleases? The first statement is they are called as molecular scissors. आप लोगों को पता है restriction endonuclease एक ऐसा एंजाइम है जो कि बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होता है, एंड जैसे कि इकोलाई बैक्टीरियाज में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं दे प्रोटेक्ट द बैक्टीरियाज फ्रॉम द बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार के वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरियाज को अटैक करते हैं। तो जब भी बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरियाज को अटैक करते हैं तो बैक्टीरियोफेज के वायरस को के डीएनए को क्लीव कर देता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और अगर वायरस का डीएनए क्लीव हो जाएगा, क्लीव मतलब कट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वायरस बैक्टीरिया के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा और इससे बैक्टीरिया का प्रोटेक्शन हो पाएगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम न्यूक्लियस फैमिली को बिलोंग करते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये एंजाइम्स हमारे डिजायर्ड डीएनए को और हमारे वेक्टर डीएनए दोनों को ही एक स्पेसिफिक साइट पर कट करने में मदद करते हैं या क्लीव करने में मदद करते हैं। तो ऑब्वियसली कट कर रहे हैं, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है दे आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सिजर्स, दिस इज ट्रू।
दे आर द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेजेस इन इकोलाई, जो अभी स्टेटमेंट मैंने आपको दिया, दिस इज ऑल्सो ट्रू। दे कट द डीएनए ओनली एट द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट। बेटा दे कट द डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट, ये तो सही है, बट वो सेंटर पे कट नहीं लगाते, ठीक है। सो व्हाट आर पैलिंड्रोमिक साइट्स? पैलिंड्रोमिक साइट्स वो साइट्स होती हैं जो कि 6 बेस पेयर्स से बनी होती हैं, और ये 6 बेस पेयर्स आगे और पीछे से सेम रीड करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पैलिंड्रोमिक साइट्स आर दो साइट्स जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स जो हैं वो कट लगाते हैं, एंड दे आर अ सीक्वेंस ऑफ अराउंड 6 बेस पेयर्स which read the same from front to back and from back to front. They are called as palindromic sites. They remove nucleotides only from the ends of DNA fragment. तो again आप देख रहे हो कि ये भी गलत है, केवल एंड्स से ये न्यूक्लियोटाइड रिमूव नहीं करते, कट लगाते हैं वहां पर। They recognize specific palindromic base pair sequences. This is also true. तो जो न्यूक्लियस एंजाइम्स या एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं, ये जैसे मैंने आपको एक बेस पेयर दिया GAATTC, CAATTG, ठीक है। तो आप यहां पर देख रहे हो ये आएगा CTTAAG, ठीक है। तो आप यहां देख रहे हो एक स्ट्रैंड 5' to 3' लिखा है मैंने, और एक 3' to 5' की स्ट्रैंड है। दोनों में मैंने 6 बेस पेयर का एक सीक्वेंस लिखा है, और ये जो 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है इसमें 5' to 3' अगर आप ऊपर पढ़ेंगे और 5' to 3' अगर आप नीचे पढ़ेंगे, दे रीड द सेम ओवर हियर, ठीक है। इनको हम पैलिंड्रोम्स कहते हैं, ठीक है। तो पैलिंड्रोम्स पे कट लगाते हैं, यहां पर कट लगाते हैं, और जो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच के बॉन्ड होते हैं, ये वाले बॉन्ड्स जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स जो बनते हैं इनके बीच में, इनको कट लगाते हैं द एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। और ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं कट लगाते हैं, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव नहीं करते, दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो हमें पूछा गया है विच इज नॉट ट्रू, तो मैंने आपको वैसे ही बोला हुआ है कि नॉट ट्रू, इनकरेक्ट, करेक्ट, इसको हमेशा मार्क कर लें क्वेश्चन में। यहाँ पर हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनकरेक्ट आ रहे हैं, एंड दैट इज C and D. So the correct option in this question is option number 3. C and D are the statements which are not correct about the restriction endonuclease enzyme. We move on to the next question. That is again a question from the chapter biomolecules. और ये क्लास 11th का एक चैप्टर है। अल्फा हेलिक्स इज फाउंड इन विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर? बच्चों सबसे पहले तो अपन ये समझ लें कि जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ अमीनो एसिड, दे आर लॉन्ग चेन्स ऑफ व्हाट? अमीनो एसिड्स। दूसरा हमको ये भी पता है प्रोटीन्स हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं। हेट्रोपॉलीमर्स का मतलब है वो अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड से बने हुए हैं। अब क्योंकि एक चेन है, प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, तो जो चेन ऑफ अमीनो एसिड है उसका क्या शेप होता है प्रोटीन में? प्रोटीन में चेन ऑफ अमीनो एसिड के 4 स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो प्राइमरी क्या होता है? अगर सिंगल स्ट्रेट एक चेन है इस प्रकार से, ये स्ट्रेट लीनियर चेन है, अगर ये स्ट्रेट लीनियर चेन हमको दिखाई दे रही है प्रोटीन की, इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। पर अगर अमीनो एसिड की जो चेन है प्रोटीन्स की, उसका ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर है,
या फिर इस प्रकार से प्लीटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हेलिक्स बोलते हैं, या फिर इसको प्लीटेड, इसको बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स के, इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कहा जाता है। अगर प्रोटीन्स की जो चेन है उसमें आपको चेन का ऐसा एक उलझे हुए ऊन के गोले के समान स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज अ टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बेटा कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर आपने हीमोग्लोबिन सुना होगा, तो हीमोग्लोबिन में देयर आर मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो जब एक प्रोटीन में एक से अधिक या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और हर पॉलीपेप्टाइड चेन का अपना एक अलग टर्शरी स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का आंसर आपको देती हूँ। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाने वाला लाल रंग का एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, और ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है इसमें टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं अमीनो एसिड्स की, और 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स इसमें हीमोग्लोबिन में पाई जाती हैं। तो टोटल 4 चेन्स होती हैं और हर चेन का अपना एक अलग टर्शरी स्ट्रक्चर है। तो ये पूरा मॉलिक्यूल मिलके क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा केवल क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और जब सिर्फ एक सिंगल चेन है जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर बना रहा है, मतलब उलझा हुआ उनके गोले के समान स्ट्रक्चर बना रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो हमसे अल्फा हेलिक्स के बारे में पूछा गया, तो ऑब्वियसली अल्फा हेलिक्स कौन सा होगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। We come to the next question. Again, this is a question, third question we are seeing from the chapter biomolecules. Biomolecules ये चैप्टर क्लास 11th का है। Let us see which of the following statements are correct regarding amino acids. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट को हम अंडरलाइन कर लें ताकि बार बार हमारी जो नजरें हैं वो करेक्ट वर्ड पे जाए और हम करेक्ट स्टेटमेंट को ही चूज करें, हम गलती से सिली मिस्टेक्स ना करें। दे आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स। मीथेन क्या होता है? CH4 इज मीथेन। तो अगर आप देखें तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती, दिस इज मीथेन। पर हम अमीनो एसिड में क्या करते हैं? अमीनो एसिड में इस H की जगह हम अमीनो ग्रुप जोड़ देते हैं, देन हम इस H की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जोड़ देते हैं। ठीक है, और ये H कांस्टेंट रहता है, इस H की जगह हम R लिखते हैं। ठीक, R इज एनी वेरिएबल ग्रुप। R की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, R की जगह हम हाइड्रोजन रख सकते हैं, R की जगह हम इथेन, मीथेन कुछ भी रख सकते हैं, कोई अन्य फंक्शनल ग्रुप भी R की जगह हम प्लेस कर सकते हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूटेड मीथेन स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, दैट इज व्हाई the first statement that they are substituted methane, this is correct. Serine is an aromatic amino acid, this is absolutely wrong. Serine हाइड्रोक्सीमीथेन होता है, यहाँ पर CH2OH रहता है, तो ये एरोमेटिक अमीनो एसिड तो नहीं है। एरोमेटिक अमीनो एसिड में हमने ट्रिप्टोफैन पढ़ा था, फिनाइल एलेनिन पढ़ा था और टायरोसिन पढ़ा था, ये तीनों एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है। Serine is an aromatic amino acid, ये wrong statement है। Valine is a neutral amino acid, ये correct है। और lysine is an acidic amino acid, ये गलत है। Glutamic acid is an acidic amino acid, ये हमने पढ़ा था। तो हमारे पास
दो स्टेटमेंट्स करेक्ट आ रहे हैं जो कि हमको पूछा गया है क्वेश्चन में, ए एंड सी. सो दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो, आप एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं. एलिमिनेशन मेथड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो कि आप यूज कर सकते हैं टू कम इन ऑन टू अ करेक्ट आंसर. ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बन सक रहे हैं या हमने नहीं पढ़ा है उसको, तो तुक्का लगाने की जगह अगर आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट टू कम अप टू करेक्ट रिजल्ट ऑफ योर क्वेश्चन. मूविंग ऑन नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Again, so this is a match the column. This question is asked from the chapter Biotechnology. Principles and its processes. This is a chapter of class 12th. Genetically modified organisms. What are genetically modified organisms? ऐसे organisms जिनके genetic material को हमने कोई एक्स्ट्रा जीन डाल के या एक्स्ट्रा फॉरेन DNA डाल के मॉडिफाई किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. हमने आपके जो बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर्स हैं, एप्लीकेशन वाला चैप्टर का भी इसमें एक पार्ट इंक्लूडेड है इस क्वेश्चन में. तो उसमें हमने देखा था बीटी कॉटन. बीटी कॉटन एक ऐसा प्लांट है जिसको हमने बनाया हुआ है टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेरी हार्मफुल टाइप ऑफ वर्म्स, दे आर कॉल्ड एज बॉल वर्म्स. तो कॉटन बॉल वर्म्स से कॉटन प्लांट्स को बचाने के लिए हमने उसमें बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया की क्राई जीन को इंसर्ट किया है बीटी कॉटन प्लांट में. और अब बीटी कॉटन प्लांट क्राई जीन की मदद से बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है. तो जैसे ही कोई भी कॉटन बॉलवर्म आकर बाइट करता है कॉटन प्लांट को, तो उसके गट में बीटी टॉक्सिन जीन, बीटी टॉक्सिन्स पहुंचते हैं. ये बीटी टॉक्सिन उसके अल्कलाइन पीएच, इंसेक्ट के यानी कि बॉल वर्म के अल्कलाइन पीएच को जब मिलते हैं तो वो सॉल्युबलाइज हो जाते हैं एंड दे बाइंड टू द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द गट ऑफ द वर्म, दैट इज द कॉटन बॉलवर्म. और उनके जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनको उसमें पोर्स प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण जो पोर्स होते हैं उसमें पानी भरने लगता है, उसके अंदर सेल्स के अंदर पानी जाने लगता है, सेल्स स्वेल अप हो जाते हैं एंड द सेल्स दे बर्स्ट एंड दैट इज हाउ इट किल्स, द बीटी टॉक्सिन किल्स दिस वर्म्स, दैट इज द बॉल वर्म्स. तो हमारे पास जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो है बीटी कॉटन. तो ए का ऑप्शन हुआ 2. थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज. थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज को टैक पॉलीमरेज कहते हैं. ये टैक पॉलीमरेज एंजाइम हमको पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसमें यूज होता है. ये एंजाइम हायर टेम्परेचर्स पे भी सरवाइव कर सकता है, इसलिए इसका नाम है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज. और ये डीएनए स्ट्रैंड्स को सिंथेसाइज करने में मदद करता है. ये एंजाइम हमें मिलता है बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस से. तो आंसर फॉर दिस इज बी का ऑप्शन इज 3. TI plasmid, tumor inducing plasmid, is found in a bacteria known as Agrobacterium tumefaciens. ये ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो डाइकॉट प्लांट के रूट्स को इन्फेक्ट करते हैं, उसमें ट्यूमर प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो हम यही TI प्लाज्मिड को एज वेक्टर भी यूज करते हैं फॉर प्लांट्स. दैट इज वाई द करेक्ट मैच फॉर TI प्लाज्मिड इज 1. PBr322 ये एक नंबर है और आप कह सकते हो एक नेम है जो प्लाज्मिड को दिया गया है. प्लाज्मिड एक प्रकार के वेक्टर्स होते हैं जो हमारे डिजायर्ड डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर तक पहुंचाने में मदद करते हैं. जो PBr322 है दैट इज अ प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया. ई कोलाई बैक्टीरिया का प्लाज्मिड
इसका नाम है PBr 322. P is for plasmid, B is for Bolivar, R is for Roderick, and 322 is the order of discovery. किस सीक्वेंस में हमने इसको डिस्कवर किया? तो D का ऑप्शन आ गया 4, that is Escherichia coli. So the correct match for this is 2314. 2314, I think it is the answer number 3. That is the correct option for this question. Next question we move on to. I think this is a question of botany which is already been discussed with your botany teacher. We come to the next. Again, this is a question coming up from the chapter. I found many questions of biotechnology this year, biomolecules. बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स का ही ये क्वेश्चन है. ठीक है, प्रिंसिपल एंड इट्स प्रोसेसेस, और ये क्लास 12th का एक चैप्टर है. ठीक है, आपने देखा होगा अगर आपको किसी भी डीएनए स्ट्रैंड, ये डीएनए स्ट्रैंड है हमारी, हमें इस डीएनए स्ट्रैंड की मल्टीपल कॉपीज अगर प्रोड्यूस करनी, तो सबसे पहले हमें इस डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करना पड़ेगा. ये जो डीएनए स्ट्रैंड है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगी. दिस इज कॉल्ड एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड या टेम्पलेट डीएनए. तो हम इसको हीट करते हैं लगभग 90 डिग्री टू 94 डिग्री सेल्सियस पर. जब हम इसको हीट करते हैं 90 टू 94 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये दोनों स्ट्रैंड आपस में अलग हो जाती हैं, 5' टू 3' और 3' टू 5'. अभी ये दोनों स्ट्रैंड्स जुड़ी हुई थी, बट अब दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो सेपरेट आउट हो चुकी है. इस प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन कहते हैं. ठीक है, अब डीनेचुरेशन प्रोसेस के बाद हम इन दोनों स्ट्रैंड्स की कॉपीज बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको इस टेम्पलेट स्ट्रैंड की मल्टीपल कॉपीज चाहिए. तो जब हम इनकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे तो हम यहाँ पर कुछ प्राइमर्स ऐड करेंगे. तो प्राइमर्स हमेशा 3' एंड पे हम ऐड करते हैं. ये प्राइमर्स आरएनए प्राइमर्स कहलाते हैं, और एक्चुअली में जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को हम इस्तेमाल कर रहे हैं टू लेंथन और टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो हम डीएनए पॉलीमरेज लेंथ को इंक्रीज कर सकता है. लेंथ को बढ़ाना या सिंथेसाइज करना चालू नहीं कर सकता, चेन को बनाना शुरू नहीं कर सकता. इट कैन ओनली इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ चेन. तो इसलिए हम प्राइमर्स ऐड कर देते हैं. प्राइमर्स शॉर्ट सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और इनको हम 3' एंड पे ऐड करते हैं. तो जब हमने प्राइमर्स ऐड किया, तो प्राइमर्स ऐड करने की जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं एनीलिंग, एंड दिस वाज डीनेचुरेशन. अब लास्टली आप देखोगे कि प्राइमर्स के पीछे, अब क्योंकि आपने अभी अभी हीट किया हुआ है, तो हीट करने के बाद आपने एनीलिंग किया, तो हीट आपने 90 डिग्री सेल्सियस पे किया हुआ, तो आप देखोगे कि इसका टेम्परेचर, इस डीएनए टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड का टेम्परेचर ऑलरेडी हाई होगा. तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि जब हम ये हमारे प्राइमर्स लगे हुए हैं, अब इस प्राइमर के पीछे हमको चेन को लंबा करना है. तो चेन को लंबा करने के लिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हमें एंजाइम की जरूरत पड़ेगी. इस एंजाइम का नाम है टैक पॉलीमरेज. मैंने आपको बताया टैक पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से हमें मिलता है. दिस एंजाइम इज हाईली थर्मोस्टेबल, मतलब हाई टेम्परेचर्स पे भी ये सर्वाइव कर सकता है, और ये प्राइमर्स के पीछे जो डीएनए की स्ट्रैंड है उसकी चेन को लंबा करने में मदद करेगा. सो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन. तो हमसे पूछा गया है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है इस क्वेश्चन का, इस पीसीआर का. सो दैट इज डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन. डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन, एनीलिंग. गलत.
एक्सटेंशन, एनीलिंग, डीनेचुरेशन। गलत, एनीलिंग, डीनेचुरेशन एंड एक्सटेंशन, दिस इज रॉन्ग। फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, ये मैंने बताया, फिर एनीलिंग, फिर एक्सटेंशन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1. Next, again we come to the question, and this question is again from the chapter biotechnology. ये भी क्लास 12th का ही क्वेश्चन है। हम अभी तक लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस बायोटेक्नोलॉजी के और 3 से 4 क्वेश्चंस बायोमोलिक्यूल्स के सॉल्व कर चुके हैं। सो वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डीएनए सेपरेशन, आइसोलेशन एंड विजुअलाइजेशन। तो बेटा डीएनए सेपरेशन के लिए अगर आपको याद हो, हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद लेते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम अपने कट डीएनए स्ट्रैंड्स को वेल्स में डालते हैं। इस प्लेट में एक जेल प्रेजेंट होता है जिसको हम एग्रोस जेल बोलते हैं। ये एग्रोस जेल सीवीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये एक जालीदार जेल है। इसमें जब हम बैटरी से इस प्लेट को कनेक्ट करते हैं तो जो हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो एनोड की तरफ दे रन टूवर्ड्स द एनोड, एंड जो सबसे छोटा होता है डीएनए स्ट्रैंड वो सबसे दूर तक पहुंचता है और जो सबसे बड़ा साइज का होता है वो पीछे ही रह जाता है। तो इस तरीके से हम डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट आउट करते हैं, और सेपरेट आउट करने के बाद हम ये देखते हैं कि डीएनए स्ट्रैंड्स जो हैं उनको विजुअलाइज करने के लिए हम उनको इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन से पहले स्टेन करते हैं। उसके बाद हम उस पर यूवी लाइट एक्सपोज करते हैं तो हमको ब्राइट ऑरेंज कलर के सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स दिखाई देने लगते हैं। तो लेट अस सी क्या पूछा गया है, हमको करेक्ट आंसर चूज करना है। ये जो स्टेटमेंट है इनमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। द कटिंग ऑफ डीएनए इज डन बाय मॉलिक्यूलर सिजर्स, ये तो करेक्ट है। मॉलिक्यूलर सिजर्स यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स जो कि हमारे डीएनए स्ट्रैंड पे कट लगाते हैं। The DNA fragments separate according to their size in an agarose gel upon gel electrophoresis. This is also correct. मैंने अभी आपको बताया कि जो सबसे छोटा साइज का फ्रैगमेंट होगा वो सबसे दूर तक ट्रैवल करेगा। The smaller the size of the fragment, the further it moves. That is the statement given in the NCERT also. तो ये statement भी correct है। The separated DNA fragments can be seen without staining. यहाँ पर लिखा है without staining. अब कई बार हम हड़बड़ी में इसको विथ स्टेनिंग पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर गलत होने के चांसेस हैं। तो प्लीज रीड इट केयरफुली। विदाउट स्टेनिंग व्हेन एक्सपोज टू यूवी लाइट। ऑप्शन डी, द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स व्हेन स्टेन्ड विथ इथिडियम ब्रोमाइड कैन बी सीन इन विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में नहीं देख सकते आप, यूवी लाइट में देख सकते। यहाँ पर भी ये गलत, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स दे आर रॉन्ग। तो हमसे पूछा गया है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो वी हैव द करेक्ट स्टेटमेंट इज A and B, that is option number 4. Okay. Next we come to the question match the column type of a question. आप देखते हैं नीट के पेपर में बहुत सारे मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। सो द पेपर वाज आल्सो लेंदी, जूलॉजी का पेपर भी लेंदी था, बट अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ा है, द ओनली थिंग यू रिक्वायर, द ओनली मंत्रा यू रिक्वायर इज रीडिंग एनसीईआरटी प्रॉपरली। तो आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप निश्चित रूप से आप सारे ही क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन विच इज आस्क्ड, दिस इज अ मिक्स्ड क्वेश्चन एक्चुअली। ये क्वेश्चन आपके आप देख सकते हो बायोमोलिक्यूल्स का ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। बायोमोलिक्यूल्स, अभी तक हमने 3 ही चैप्टर के क्वेश्चंस देखे, दैट इज
मोस्टली बायोमोलिक्यूल्स, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रिप्सिन। अगर आपको याद हो तो ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो पैनक्रियाज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और ये जो एंजाइम है ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ट्रिप्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज एंड इट इज सिक्रीटेड इन द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज द ड्यूडेनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और वहां पर ये प्रोटीन्स के डाइजेशन में मदद करता है। तो ट्रिप्सिन के लिए हम 3 ऑप्शन करेक्ट मानेंगे, ये एक एंजाइम है। मॉर्फिन, मॉर्फिन एक सेडेटिव है, और साथ ही साथ मॉर्फिन जो है वो एक अल्कलॉइड भी है, जो हमने एक टेबल फॉर्म में देखा है। ये एक प्रकार के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो कि प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स बट दे आर नॉट यूज्ड बाय द प्लांट्स देमसेल्फ, तो उनको हम यूज कर लेते हैं फॉर आवर ओन बेनिफिट्स। ठीक है, तो मॉर्फिन वैसे तो एक सेडेटिव है, एक पेन किलर है। सेडेटिव का मतलब होता है कि जो सुलाने में मदद करता है, तो मॉर्फिन मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं हम, मेडिसिन के जैसे यूज करते हैं। जिन पेशेंट्स की सर्जरी होती है उन पेशेंट्स को सुलाने के लिए, उनका पेन किल करने के लिए, पेन किलर की तरह भी हम मॉर्फिन को यूज करते हैं। एंड व्हाट इज इट, व्हाट टाइप ऑफ अ कंपाउंड इट इज एन अल्कलॉइड। तो बी का क्या आ जाता है, 4। Concanavalin A, this is a type of again a type of drug used for medical purposes and it is a type of lectin, so it is 2. Collagen, collagen क्या है, intercellular ground substance। ये भी आपने एक, जब हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं तो प्रोटीन्स में ये दिया हुआ है कि कोलेजन एक इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस के जैसे काम करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3, 4, 2, 1। तो 3, 4, 2, 1 का सीक्वेंस हमको ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is not true, again not true, about the universal rules of binomial nomenclature? So both the words in biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics. तो बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम्स जो हैं, हम सबसे पहले जैसे अगर हम लिख रहे हैं रैना, टिग्रीना, तो इसको हम अंडरलाइन करते हैं। जो वर्ड्स हैं वो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। द स्पेसिफिक एपिथेट, देखो ये जेनेरिक नेम है, ये वाला जेनेरिक नेम है और ये स्पेसिफिक एपिथेट है। द स्पेसिफिक एपिथेट इन द बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर, सही बात है, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है स्पेसिफिक एपिथेट। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक एपिथेट while the second component denotes the genus। यहाँ उल्टा दिया है, फर्स्ट इज जीनस एंड सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। यहाँ पर बोल रहे हैं फर्स्ट इज स्पेसिफिक एपिथेट एंड सेकंड इज जीनस, so this statement goes wrong. Biological names are generally in Latin, which is very true. Biological names हम Latin language से ही उठाते हैं। यहाँ पर मैंने बोर्ड पे लिखा है रैना टिग्रीना which is frog, उसका scientific name लिखा हुआ है। So the not true statement of this question is option number 3. So the correct answer is option 3. Moving on to the next, that is insertion of foreign DNA at BAM-H1 site in an E. coli cloning vector PBR322 results in the loss of antibiotic resistance towards। देखिए, अगर आपने देखा हो इस प्रकार का एक डायग्राम आपकी एनसीईआरटी किताबों में बना हुआ है, ठीक है। ये PBR322 एक प्लाज्मिड है ई कोलाई का, जो वेक्टर की जैसे हम यूज करते हैं।
इसके पास दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के पास एक एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट होती है, यहाँ पर एक एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट होती है जिसको हम BAMH1 कहते हैं, ठीक है। तो BAMH1 इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के पास जिसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। तो अगर हम BAMH1 को यूज कर रहे हैं तो BAMH1 टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पर कट लगाएगा और यहीं पर हम अपना डिजायर्ड या फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर पाएंगे। अगर हम इस जीन में फॉरेन जीन इंसर्ट करेंगे तो जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है उसका सीक्वेंस पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा और इन दैट केस इट विल लूज द रेजिस्टेंट पावर टूवर्ड्स टेट्रासाइक्लिन। सो यहाँ पर हमसे पूछा गया है इंसर्शन ऑफ अ फॉरेन डीएनए at BAMH1 site in an E. coli cloning vector PBR322 results in the loss of antibiotic। तो BAMH1 साइट जो है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पर प्रेजेंट होती है। तो अगर हमने BAMH1 यूज किया फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करने के लिए तो टेट्रासाइक्लिन का जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब होगा, इसलिए किसके लिए रेजिस्टेंट छूट जाएगा, टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट जो है वो सफर करेगा एंड दिस विल नाउ बी नॉट रेजिस्टेंट टूवर्ड्स टेट्रासाइक्लिन। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन is tetracycline. Again, this is a question from chapter biotechnology. This is the 5th question we are solving from the chapter biotechnology. We move on to the next question. Question number 138. Choose the correct statement regarding GIFT या gamete intrafallopian transfer to overcome infertility. This question is being asked from chapter reproductive health. Reproductive health is a chapter of class 12th, a very simple chapter. Gamete intrafallopian transfer में हम क्या करते हैं, ओवम को कलेक्ट करते हैं from a donor and it is transferred to a female who cannot produce ovum but she can provide suitable environment for fertilization of the ovum as well as for the development of the embryo. तो इसमें हमको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर आर ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस, ये तो गलती है, गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिनको याद नहीं आ रहा है वो भी शब्द देख के भी पहचान सकते हैं, गेमीट इंट्राफेलोपियन है, फेलोपियन पोला है। इट इज द ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ donor into the fallopian tube of another female who cannot produce ovum but can provide suitable environment for fertilization and development. तो ये स्टेटमेंट बहुत कुछ गिफ्ट के फेवर में जा रहा है। इसमें हम एक फीमेल डोनर से ओवम को कलेक्ट करते हैं और हम एक ऐसी फीमेल में उस ओवम को इंट्रोड्यूस करते हैं उसके फेलोपियन ट्यूब में जो खुद ओवम बना नहीं पा रही है बट उसकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन फेवरेबल है और अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो फेवरेबल है। तो अर्ली एम्ब्रियोज विथ अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स आर ट्रांसफर्ड टू द यूट्रस ऑफ एन इनफर्टाइल फीमेल, ये गलत है, ये जिफ्ट का प्रोसीजर है, दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। Early embryos with up to 8 blastomeres are transferred into the fallopian tube of an infertile female. ये भी wrong statement. So the correct answer for this question is option number 2. We come to the next question, that is this question is from the chapter evolution. एवोल्यूशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो ये एक चैप्टर ऐसा है विच इज़ नॉट वेरी मच कंसिडरेबल इन योर फर्दर स्टडीज, बट स्टिल दिस इज अ चैप्टर फ्रॉम विच मैनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड। एवोल्यूशन बिलोंग्स टू द क्लास 12th बायोलॉजी बुक। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन अपीयर्स टू द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन and language skills.
As such, the evolution of individual species in the sequence of their appearances. हमें चेक करना है कि किस प्रकार से ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन हुआ है. तो सबसे पहले ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस आए थे, फिर हैबिलस आए थे, फिर इरेक्टस आए थे, फिर निएंडरथल्स आए थे, और लास्ट में आए थे हमारे होमो सेपियंस. ठीक है, तो यहाँ पर रामापिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सेपियंस, ये करेक्ट सीक्वेंस है ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ. नेक्स्ट वी कम टू द match the column type of a question, and this question is from the chapter human reproduction. This is asked from class 12. इसमें फीटस का जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है, जिसमें हम डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन जो टॉपिक है उसके अंडर पे ये मेंशन्ड है. So the first is the fetus movement starts and hair appears on the head. That is, I think 8 weeks of pregnancy में fetus की जो movement है वो start हो जाती है और hair appear, उसके head में hairs आ जाते हैं. The fetus develops limbs and digits. So I think this occurs on the 20th week of pregnancy. The fetus develops external genital organs. This develops lagbhag on the 12th week of pregnancy, and the fetus body is covered with fine hairs, eyelids, that is on the 24th week of pregnancy. So this is, I think, एक ही option है जो इसको match कर रहा है, and that is what? That is your option number 1. Moving on to the next question. A group of researchers procured some fish-like animals, and upon investigation, the following characters were observed. ये question हमें पूछा गया है एनिमल किंगडम से, और इस क्वेश्चन, ये चैप्टर हमें है क्लास 11th की टेक्स्ट बुक में. हम देखते हैं, हमें एक फिश लाइक एनिमल के कैरेक्टर्स दिए हुए हैं. वी हैव टू मैच द ऑप्शंस विद दिस कैरेक्टर. एंडोस्केलेटन वाज मेड ऑफ कार्टिलेज. ectoparasitic as they were found attached on the fish skin and with their circular sucking mouth. Paired fins and scales were absent, but 7 pairs of gill slits were present. Which of the following species of animals did they consider to fit best with these characters? जो characters हमें यहाँ देख के समझ में आ रहे हैं वो क्लास साइक्लोस्टोमेटा को बिलोंग करते हैं. हमने फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम्स में डिवाइड किया है, दैट इज सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा. और वर्टिब्रेटा को हमने 2 डिविजन्स में बांटा हुआ है, डिवीजन एनाथा और डिवीजन नाथोस्टोमेटा. एनाथा आर जॉलेस फिशेस, और जॉलेस फिशेस में एक ही क्लास हमने पढ़ी है, दैट इज क्लास साइक्लोस्टोमेटा. साइक्लोस्टोमेटा वर्ड ही कहता है सर्कुलर माउथ. साइक्लो मतलब सर्कुलर और स्टोमेटा मतलब माउथ. तो ऐसे फिशेस जो जॉलेस हैं, जिनके पास सर्कुलर माउथ है, तो भाई ये अपना न्यूट्रिशन कैसे अब्जॉर्ब करेंगे जब इनके पास दांत ही नहीं है, जबड़े ही नहीं है. तो ये मोस्टली क्या होते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं. तो ये क्या करेंगे, ये दूसरे फिशेस की बॉडी के ऊपर जाके चिपक जाएंगे अपने सर्कुलर माउथ की मदद से, और ये अपना न्यूट्रिशन उनकी बॉडी से अब्जॉर्ब करते रहते हैं. तो ये पैरासाइट्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट. अगेन इनका जो स्केलेटन है, स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है, हमने पढ़ा ये कार्टिलेज से बना होता है. इनके पास पेयर्ड फिन्स नहीं होते और इनके पास फिन्स भी नहीं होते. पेयर्ड फिन्स नहीं होते, अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होंगे, बट स्केल्स इनकी बॉडी में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते. और रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल स्लिट्स होते हैं जो कि 5 to 7 इन नंबर्स होते हैं. सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा. और क्लास साइक्लोस्टोमेटा का हमको एक ही एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज पेट्रोमाइजन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3.
This is a question of chapter human reproduction. क्लास 12th का ये क्वेश्चन है. Spermatogonia undergo a series of cell divisions to produce sperms. Select the correct statement from the following. देखो, मैं आपको पहले ही स्पर्मेटोजेनेसिस का डायग्राम बोर्ड पे बना के दिखा देती हूँ. देखिए, ये है आपके स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया को हम स्पर्म मदर सेल या मेल जर्म सेल्स के नाम से भी जानते हैं. इनका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n यानी कि डिप्लॉइड. पहले तो ये माइटोसिस करते हैं और माइटोसिस करके ये अपने संख्या को बढ़ाते हैं. तो ये देखिए, 2 बार इन्होंने माइटोसिस किया, 1 से 2 सेल्स बने और 2 से बन गए बच्चों 4. ये हो गया माइटोसिस. 2 बार माइटोसिस करने के बाद जो सेल्स बने, इनको हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब होगा मियोसिस 1. तो मियोसिस 1 होने के बाद बन जाएंगे 2 नए सेल. इनको हमने कहा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का आप देख रहे हो क्रोमोसोम नंबर इज जस्ट हाफ, क्योंकि मियोसिस 1 के बाद जो 2 नए सेल्स बनते हैं उनका क्रोमोसोम नंबर इज हाफ. देन ये दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगा. मियोसिस 2. जब मियोसिस 2 होगा तो 4 सेल्स बनेंगे और इन 4 सेल्स का जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ ही रहेगा. नाउ दे विल बी कॉल्ड एज स्पर्मेटिड्स. अब बच्चों, स्पर्मेटिड्स से जब हमको स्पर्म्स बनाना है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन. व्हाट इज इट कॉल्ड एज? डिफरेंशिएशन. मतलब अब हम स्पर्म्स के शेप और साइज को प्रिपेयर कर रहे हैं. इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस भी कहते हैं. और इसमें आप देखोगे प्रॉपर स्पर्म का शेप बन जाता है. तो ये कहलाएंगे स्पर्मेटोजोआ. तो हमसे पूछा गया है स्पर्मेटोगोआ ऑलवेज अंडरगो मियोटिक डिवीजन. ये सही है क्वेश्चन ऑप्शन कि हाँ, वो मियोसिस करते हैं स्पर्म्स बनाने के लिए. देन पूछा गया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस सेकेंडरी. ये तो गलत स्टेटमेंट है. Secondary spermatocyte through their second meiotic division produce haploid spermatids. Secondary spermatocyte through their meiosis 2 produce this. ये सही है. Spermatids produce spermatozoa through mitosis. Spermatids produce spermatozoa through mitosis. ये गलत है. Spermatids transform into spermatozoa by spermiogenesis. तो ये भी सही है ऑप्शन. This is correct. This is correct and this is correct. So the correct answer for this question is option number 2. ये गलती से mistake है. Option number 2, that is A, C and E. स्पर्मेटोगोनिया में मियोटिक डिवीजन होता है, सही है. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस 2 होता है तो स्पर्मेटिड्स बनते हैं, सही है. स्पर्मेटिड्स जो हैं वो स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए स्पर्मियोजेनेसिस करते हैं. दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 2. This is a question that is asked from elimination and excretion of waste products. Elimination and excretion of waste products. ठीक है.
तो ये जो क्वेश्चन है ये इस चैप्टर से पूछा गया है। इस चैप्टर से मुझे लगता है कि एक या दो ही क्वेश्चन आए हैं इस बार। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स अकरिंग इन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म इन द करेक्ट ऑर्डर। तो बेटा मैं यहाँ पर पहले ही आपको करेक्ट ऑर्डर लिख देती हूँ। फॉल जब होता है GFR, ठीक है, तो आपके JG सेल्स एक्टिवेट होते हैं, और जब आपके JG सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो ये रेनिन प्रोड्यूस करते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करते हैं AG1 में, और AG1 को कन्वर्ट करते हैं AG2 में। AG2 क्या करता है, ये एल्डोस्टेरॉन रिलीज कराता है, और एल्डोस्टेरॉन सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है, और साथ ही साथ ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन भी कराता है। तो ये मैंने आपके सामने रास मैकेनिज्म लिखा हुआ है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म। हमारा जो नॉर्मल GFR है वो 125 ml पर मिनट होता है, और ये जो 125 ml पर मिनट हमारा GFR है, अगर इससे कम होता है GFR तो हमारे JG सेल स्टिमुलेट होते हैं। तो फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो सबसे पहले है C। अब C के बाद क्या होगा, फिर ये होगा, दैट इज रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजेन इनटू एंजियोटेंसिन 1 फॉलोड बाय एंजियोटेंसिन 2, ठीक। फिर क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, यहाँ पर सोडियम भी आएगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट्स ऑफ ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है। तो C, E, देन वी हैव, नहीं, C के बाद आएगा बच्चों E के बाद आएगा D, क्योंकि यहाँ पर एल्डोस्टेरॉन का रिलीज बता रहा है ये स्टेटमेंट। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन बाय एंजियोटेंसिन 2 एंड रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन, तो C, E, D, देन B, और जब वाटर और सोडियम रीअब्सॉर्ब हो जाएगा फ्रॉम द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगी, दैट विल लीड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड GFR। तो ये हो गया आपका A। तो आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर 4 आएगा, दैट इज C, E, D, B, A। ठीक है, so the correct is option 4. Here also there is a mistake, typing error. Option 4 is the correct answer for this question. We move on to the next question, and in this question ये question type बहुत बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम्स में, और इसमें हम देख रहे हैं ये रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का ये क्वेश्चन है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही लास्ट ईयर भी आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज आप याद कर लें। जो बच्चे इस ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अभी से अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर कर लें कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन फंसता ही है। ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है वो 1000 to 1100 ml होती है, तो A का हो जाएगा 3। रेसिडुअल वॉल्यूम, जब आप फोर्सफुली एक्सपायर कर देते हो तो भी आपके लंग्स के अंदर कुछ मात्रा में एयर स्टोर्ड रहती है, उसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 1100 से 1200 ml होती है, ये हो गया 4। IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर यू कैन फोर्सफुली इनहेल, तो ये ऑलमोस्ट होती है 2500 to 3000 ml, तो C का हो जाएगा 1। और टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग में द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड, ये कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम इज 500, तो 3412 3412 ऑप्शन नंबर 3 में 3412 का सीक्वेंस है, विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
Next we come to the question that is asked from the chapter reproductive health. Okay, so if you see, this is oral contraceptives के ऊपर ये क्वेश्चन है, मैच द कॉलम टाइप ऑफ अ क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि हमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स दिए हुए हैं, उसका करेक्ट मैच हमको ढूंढना है. प्रोजेस्टार्ट, ये एक आईयूडी है, इंट्रा यूटराइन डिवाइस. प्रोजेस्टार्ट नाम ही है, प्रोजेस्ट्रॉन से नाम रखा हुआ है, तो अगेन हम इसको मैच कर सकते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी से. सो द करेक्ट मैच फॉर ए इज 3. मल्टीलोड 375 बी. मल्टीलोड 375 इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो कि हम यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हैं, और ये जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है ये आपके स्पर्म्स को ओवम तक पहुंचने से रोक देते हैं. IUDs are most preferred, most widely accepted method of contraceptive in India, and they are commonly used to space children. जब एक बच्चा हो गया और कुछ साल बाद 2 बच्चे चाहिए, दूसरा बच्चा चाहिए या और बच्चे चाहिए, तो इसलिए हम स्पेस करने के लिए चिल्ड्रन को IUDs का इस्तेमाल करते हैं. सेफेस्ट मेथड है. मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग IUDs है. कॉपर रिलीजिंग आयोडीज जो होते हैं ये कॉपर आयन स्पर्म्स की मोटिलिटी को कम कर देते हैं और स्पर्म्स को फैगोसाइटोस करके कंसेप्शन या प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं. तो मल्टीलोड 375 बी का करेक्ट ऑप्शन इज 4. देन वी हैव डायफ्राम. डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम is a type of barrier method of contraceptive used by females only. So it is made up of rubber और ये हम cervix वाले region में insert कर सकते हैं, which can prevent, which produces a barrier between the meeting of sperms and ovum. तो diaphragm के लिए सही match is 1. सहेली. सहेली एक नॉन स्टेरॉइडल प्रेपरेशन है. ये प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं ये पिल्स. सबसे पहले सहेली को CDRI लखनऊ ने बनाया था, एंड इट इज़ अ वंस अ वीक पिल. हफ्ते में एक बार आपको इस पिल को लेना है, जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकती है. सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. सो 3412 अगेन 3412. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1. The flightless bird with 4 limbs modified as paddle-like structures. Paddle-like structures. Otherwise हम दिमाग में लाते flightless bird पहले ही स्तुत्रियो मार्क कर दो ostrich. तो paddle-like structure दिया हुआ है which is used for swimming. तो it is option number 4 Actinodites, जो कि एक प्रकार का penguin है. उसके जो ये एक bird है basically, but इसके जो विंग्स हैं वो पैडल लाइक प्रेजेंट होते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. ऑप्शन 4. एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम एनिमल किंगडम. तो एनिमल किंगडम भी एक ऐसा चैप्टर है जिससे काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं. अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम एनिमल किंगडम, that is class 11th. Select the set of fishes which belong to class Osteichthyes. Osteichthyes bony fishes होते हैं जिनका एंडोस्केलेटन बोन से बना होता है, बोनी होता है. इनके पास पेयर्ड फिन्स होते हैं. इनके जो स्केल्स होते हैं वो टेनॉइड या साइक्लॉइड टाइप का होता है. इनका माउथ एकदम टर्मिनल होता है. हार्ट 2 चेम्बर्ड होता है. इनके पास एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये इनको कंटिन्यूसली स्विम नहीं करना पड़ता है. ये अपने आप को एक लेवल ऑफ वाटर में मेंटेन कर सकते हैं. एंड इनके पास आप ये देख सकते हो कि इनके जो गिल्स हैं वो ओपर्क्यूलम से कवर्ड होते हैं. तो ये ऑस्टिक्थाइस जो हैं वो बोनी फिशेज हैं जिनका एंडोस्केलेटन यूजुअली बोनी होता है. इसमें डेविल फिश, कटल फिश, हैग फिश. ये डेविल फिश इज ऑक्टोपस, कटल फिश belongs to mollusca, and hagfish
is a cyclostomata. Starfish is a Echinodermata, this is cyclostomata and this mollusca. Flying fish जिसको हम exochetus बोलते हैं, angel fish जिसको pterophyllum, और fighting fish जिसको हम बीटा बोलते हैं, aquarium बीटा. तो ये तीनों ऑस्टिकथाइस को बिलोंग करती हैं. सॉफिश, फाइटिंग फिश, डॉग फिश. सॉफिश तो कार्टिलेजनस फिश है, कॉन्ड्रिक्थाइस. ये ऑस्टिकथाइस है, बट डॉग फिश इज अगेन कॉन्ड्रिक्थाइस. सो हमको ऑस्टिकथाइस पे क्वेश्चन है, क्लास ऑस्टिकथाइस को कौन सी बिलोंग कर रही है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. Okay, so we come to the next question, that is WBC count of a person's blood sample is 8000 per millimeter cube. How many eosinophils and lymphocytes would be in the same blood sample approximately? तो ये जो क्वेश्चन है हमें पूछा गया है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर से. ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन WBCs के ऊपर है. हमने पढ़ा है WBCs का टोटल काउंट 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है. अब हमें पूछा जा रहा है कि 6000 में 6000 8000 काउंट है टोटल WBC का, तो उसमें से ईस्नोफिल और लिम्फोसाइट कैसे होंगे. तो जब आपने पैरा पढ़ा होगा WBC से रिलेटेड ब्लड वाला जो पार्ट है इस चैप्टर में, तो वहां मेंशन किया हुआ है ईस्नोफिल्स जो होते हैं ये 2 to 3% ऑफ टोटल WBC होते हैं, और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो 20 to 25% ऑफ टोटल WBC होते हैं. तो आप 8000 का 2 से 3% निकालेंगे, 2 to 3000 ऑफ 8000, 2 to 3% ऑफ 8000 सॉरी, तो ये ऑलमोस्ट 160 to 240 मिलीमीटर क्यूब आएगा. तो आपको ईस्नोफिल्स कैलकुलेट करने के लिए 3 out of 100 into 8000 करना पड़ेगा, और आपको लिम्फोसाइट्स कैलकुलेट करने के लिए 25 out of 100 into 8000 करना पड़ेगा. इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 240 मिलीमीटर क्यूब आएगी, और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 2000 मिलीमीटर क्यूब आपकी वैल्यू आएगी. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1. This question is asked from the chapter Biotechnology and its applications. ये क्लास 12th का क्वेश्चन. तो हमसे पूछा गया है द टॉक्सिन प्रोटीन्स आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis coded by which of the following genes would control bollworms and corn borer respectively. तो अपन को ये ऑर्डर पूछा गया है. यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए. क्राई जीन जो होती है वो क्राई 1AC होती है, क्राई 2AB होती है, और क्राई 1AB होती है. तो हमसे पूछा गया है कि बॉलवर्म्स और कॉर्न बोरर सीक्वेंस पे बताना है. ठीक है, तो सीक्वेंस करेक्ट जो सीक्वेंस है, बॉलवर्म्स के अगेंस्ट काम करती है 2AB और कॉर्न बोरर के अगेंस्ट काम करती है 1AC. तो इस प्रकार से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्राई 2AB एंड 1AC, ऑप्शन 4. I think this question is being okay. So this question comes from the chapter Human Health and Disease. Human Health and Disease. This is the chapter.
इस चैप्टर में इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है और ये ड्रग्स वाला पार्ट, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज टॉपिक का ये क्वेश्चन है, क्लास 12th का ये चैप्टर है। निकोटीन, निकोटीन आपके एड्रीनल ग्लैंड्स पे काम करता है, एड्रीनल ग्लैंड से एड्रेनालिन रिलीज करवाता है और एड्रेनालिन हमारे बॉडी को अलर्ट बना देता है, हमारे बॉडी में अलर्टनेस, कॉन्शियसनेस को इंक्रीज कर देता है बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट। तो निकोटीन का करेक्ट मैच इज 2। मॉर्फिन, मॉर्फिन एक सिडेटिव है और पेन किलर है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मॉर्फिन बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ ओपियोइड्स। निकोटीन ये टोबैको स्मोकिंग से हम कंज्यूम करते हैं। हेरोइन, हेरोइन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ओपियोइड्स, ये एक प्रकार का डिप्रेसेंट है जो बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन करता है। सो सी का हो गया 4। एंड कोकेन, इट कॉजेज यूफोरिया। कोकेन कोका अल्कलॉइड ग्रुप ऑफ ड्रग से एक्सट्रैक्ट होता है और कोकेन इट कॉजेज यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। इट इज मोस्टली कंज्यूम्ड बाय द स्पोर्ट्स पर्सन। तो इसका आ गया 1। सो 2 3 4 1, 2 3 4 1। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 2। This is a question that is asked from the chapter Locomotion and Movement. आप देख रहे हैं कि टेस्ट में बहुत सारे मैच द कॉलम्स है। कोई भी निर्धारित हम कह सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है कि इतने ही मैच द कॉलम्स होंगे या इतने ही असर्शन रीजन होंगे। लिस्ट 1 और 2 से हमें मैच करना है। टिटानी, टिटानी एक प्रकार का अबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये वाइल्ड लिखा है, ये माइल्ड होगा और ये जनरली कैल्शियम की कमी से होता है। जब भी हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होगी, कैल्शियम इज द की एलिमेंट जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर कैल्शियम बॉडी में कम होता है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन अबनॉर्मल टाइप का होता है, जिसे हम टिटानी बोलते हैं। तो एक करेक्ट मैच इज 3। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, आर्थ्रो वर्ड मतलब जॉइंट, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो ऐसे याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स 1। माइस्थीनिया ग्रेविस, ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के लिए बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज बनाती है, तो आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को अटैक करती रहती है, जिसके कारण जो एक्शन पोटेंशियल्स हैं वो जनरेट नहीं हो पाते। सो माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए करेक्ट मैच इज 2। एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके कारण कंटिन्यूसली आपके जो आप कह सकते हो मसल्स हैं वो डीजेनरेट होते रहते हैं। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये बर्थ डिफेक्ट है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इसका है 4। तो 3 1 3 1 2 4। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। We come to the next. This question comes from the chapter Breathing and Exchange of Gases, chapter of class 11th. ठीक है। Let us see in humans respiration occurs in the following steps. हमको करेक्ट ऑर्डर चूज करना है। तो करेक्ट ऑर्डर में जैसा कि मैं देख के ही समझ पा रही हूँ, सबसे पहले पल्मनरी वेंटिलेशन होगा जहाँ पर हम एयर को इनहेल करेंगे, फिर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड पहला ये है सी, फिर ये है, फिर क्या होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ब्लड के द्वारा गैसेस ट्रांसपोर्ट होंगी, और फिर होगा डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब ब्लड पहुंचा देगा टिश्यूज तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। दिस इज 4th स्टेप। एंड लास्ट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये 4th है। तो अपना आएगा CBED, CB CBEAD. तो the correct answer is
option number 4. Okay, so we have this question again from the chapter Human Reproduction, क्लास 12th का है ये क्वेश्चन. ठीक, इसमें हम देख रहे हैं कि ओवम के बारे में पूछा गया है. देखिए, ये एक सेकेंडरी oocyte रहती है, ये oocyte की मेम्ब्रेन है, इसके बाहर विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, इसके बाहर जोना पेलिसीडा होती है, इसके बाहर कोरोना रेडिएटा की सेल्स होती है. ठीक है, तो ये वाली लेयर हो गई कोरोना रेडिएटा, ये वाली लेयर हो गई जोना पेलुसिडा, ये वाली लेयर हो गई ऊलेमा या फिर oocyte की मेम्ब्रेन. ठीक है, दिस लेयर, जस्ट अ मिस्टेक, स्मॉल मिस्टेक, ये वाली लेयर विटेलाइन मेम्ब्रेन है, और ये वाली लेयर इज जोना पेलुसिडा. तो हमें बताना है ओवम में आउटसाइड टू इनसाइड कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती है. तो सबसे बाहर इज योर सी, दैट इज कोरोना रेडिएटा, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, दैट इज द पेरीविटेलाइन स्पेस, और फिर डी. तो सी ए बी डी, सी ए बी डी. वी हैव ऑप्शन नंबर 2 which is the correct match for this question. Next we come to, this is a question again that is asked from the chapter biotechnology and its application. क्लास 12th का ये क्वेश्चन है. The human protein named alpha-1 antitrypsin obtained from transgenic animal is used for the treatment of. This is a direct question and the correct answer is emphysema के treatment के लिए हम alpha-1 antitrypsin का इस्तेमाल करते हैं. Next, select the correct statement regarding cell membrane in eukaryotic cell. I think this is the question of botany which is printed here. Next question, this question comes from the chapter structural organization in animals. इसमें हमको एक ही एनिमल को पढ़ना है अब, दैट इज द फ्रॉग. तो हमें मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग में डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या यूज होता है. मेल फ्रॉग के पास वोकल सैक्स होते हैं और दूसरा मेल फ्रॉग के पास कॉपुलेटरी पैड्स होते हैं, फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोरलिम. ये दोनों ही जो क्राइटेरियाज हैं वो केवल मेल फ्रॉग्स के पास पाए जाते हैं. सो बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर which is used to differentiate a male from a female. Next we come to, again this is the same chapter question, structural organization पे ही ये question है. Hepatic portal system is special venous connection between liver and intestine. ये सही है. There are 12 pairs of cranial nerves in the brain of frog. ये गलत है, 10 pairs होते हैं. The ureters and oviduct ओपन सेपरेटली इनटू क्लोएका इन फीमेल्स. ये क्लियर है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूरेटर्स हैं और जो ओविडक्ट हैं वो अलग अलग क्लोएका में खुलते हैं. मेल्स में एक ही जो वास्ट डिफरेंस है वो यूरेथ्रा के द्वारा ही खुलता है इनटू द क्लोएका. तो मेल्स में कॉमन होता है डक्ट, बट इनमें अलग अलग होता है. दिस इज ट्रू. Hindbrain consists of cerebellum, medulla oblongata and optic lobes. This is wrong. Sinus venosus joins the right atrium. Right atrium
ऑफ द हार्ट, ये सही है, ठीक है। तो साइनस वेनोसस एक प्रकार का ऐसी डक्ट है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है टू द फ्रॉग्स राइट एट्रियम, ठीक है। तो फ्रॉग हैज अ 3 chambered heart, it is an amphibian. So the correct option is A, C and E, that is option number 2. Next we come to, this is a question from human reproduction, erythroblastosis fetalis जो एक condition है, reproductive health sorry, तो erythroblastosis fetalis पे ये question है, let us understand. Erythroblastosis fetalis is a condition observed having fetus with Rh negative and mother with Rh positive. Wrong. Rh antigen is observed on RBCs in majority of human beings. Rh antigen is observed on RBCs in the majority of human beings. सही है. Before blood transfusion, Rh group is also matched. Rh incompatibility is observed when a pregnant mother is Rh negative and ये सही है. Erythroblastosis fetalis can be avoided by administering Rh antibodies to the mother immediately after the delivery of second child, after the delivery of first child. तो ये सही हो सकता है. तो the correct answer is, incorrect चूज करना है. तो हम देख रहे हैं A और E, ये दोनों incorrect है. बाकी all the options are correct regarding Rh factor. Next, which of the following statements are correct with reference to human endoskeleton? So this question is asked from the chapter locomotion and movement. Human skull is monocondylic. This is wrong. Human skull dicondylic होता है. जो स्कल है उसके नीचे में 2 उभरे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एटलस वर्टिब्रा के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इसीलिए 2 कॉन्डाइल्स हैं तो डाइकॉन्डाइलिक. द जॉइंट बिटवीन एनी 2 एडजॉइनिंग वर्टिब्रा इज कार्टिलेजिनस, ये सही है, ये गलत है. इन ह्यूमन बींग्स द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे इज 7, ये सही है. ऑल रिब्स एक्सेप्ट द लास्ट 2 पेयर्स आर बाइसेफेलिक, ये गलत है. सभी रिब्स बाइसेफेलिक होते हैं, मतलब उसके जो हेड होते हैं उसमें 2 फेसेट्स होते हैं, उसको बाइसेफेलिक बोलते हैं. द ऑक्सिपिटल बोन ऑफ स्कल इज आर्टिकुलेटेड विद द एटलस वर्टिब्रा, तो ई सही. तो हमें चूज करना है करेक्ट, तो बी, सी और ई, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Next, this is a question again, a match the column type of question, chemical coordination and integration का ये question है. Cortisol is a hormone which is produced by your एड्रीनल ग्लैंड, दैट इज द एड्रीनल कॉर्टेक्स का ये हार्मोन है जिसको हम एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में काम करता है. एल्डोस्टेरॉन ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर कराता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, एड्रीनल ग्लैंड से ही प्रोड्यूस होता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है. कोलिसिस्टोकाइनिन ये पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस का सिक्रीशन कराता है, इसका ऑप्शन आ जाएगा 4. और प्रोजेस्ट्रॉन इट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई इन द मेमोरी ग्लैंड. तो 2, 3, 4, 1 करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट वी कम टू 170 क्वेश्चन नंबर, दैट इज a question belonging to the chapter human health and disease. इस चैप्टर में ये क्वेश्चन हमें मलेरिया की लाइफ साइकिल के ऊपर पूछा गया है, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल. हमको एक ऑर्डर में इसको अरेंज करना है. सबसे पहले फीमेल मस्कीटो इंजेक्ट स्पोरोजोइड्स इनटू ह्यूमन ड्यूरिंग बाइट, तो ये फर्स्ट आ जाएगा. सेकेंड आ जाएगा स्पोरोजोइड्स रीच द लिवर थ्रू ब्लड, ये सेकेंड.
फिर आएगा द पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लिवर सेल्स, बर्स्टिंग द सेल्स एंड रिलीजिंग इनटू ब्लड, ये 3 आ जाएगा थर्ड नंबर पे। फिर द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन आरबीसीज, ये 4th नंबर पे। और लास्ट नंबर 5th नंबर पे आ जाएगा ये, तो EDBAC, EDBAC ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट ऑर्डर है ऑफ द प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इन ह्यूमन बीइंग्स। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एनिमल किंगडम। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेलमिंथस इज इनकम्प्लीट, करेक्ट। बायलैटरल सिमेट्री इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अडल्ट इकाइनोडर्म्स, अडल्ट इकाइनोडर्म्स में रेडियल सिमेट्री होती है, लार्वे में बायलैटरल होती है। सूडोसीलोम इज पोजेस्ड बाय एस्कियलमिंथस, दिस इज करेक्ट। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ इन क्लास कॉन्ड्रिक्टाइस, this is correct. Members of class Reptilia maintain a constant body temperature. No, reptiles जो होते हैं वो cold blooded animals होते हैं, वो constant body temperature maintain नहीं कर सकते. So this is wrong. So B and E are wrong. So the correct answer for this is option number 1, जो कि incorrect statements हमको पूछे गए थे. The specific receptors for neurotransmitter in a synapse. अगर आप synapse को देखें बेटा, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और ये पोस्ट साइनेप्टिक है। और ये बीच में हो गया आपका साइनेप्स। तो जब नर्व इम्पल्सेस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में नीचे पहुंचते हैं तो यहाँ के जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स बर्स्ट आउट हो जाते हैं और ये साइनेप्स पे रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और न्यूरोट्रांसमिटर्स पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट अपने रिसेप्टर्स से बाइंड करते हैं। तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स पर न्यूरोट्रांसमिटर के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। हमको करेक्ट स्टेटमेंट, अगेन इसको भी हम अंडरलाइन कर लें। अ मोटर न्यूरॉन कैरीज अ सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर, वेरी ट्रू। मोटर न्यूरॉन ही मसल फाइबर तक नर्वस सिस्टम के मैसेजेस को लेके जाती है। अ न्यूरल सिग्नल जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल विच कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम, दिस इज ऑल्सो ट्रू। जो न्यूरल सिग्नल्स हैं, जैसे ही नर्व इम्पल्स लेके आती है, न्यूरॉन्स इम्पल्सेस लेके आते हैं, तो सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं सार्कोप्लाज्म में। इंक्रीज इन कैल्शियम इनएक्टिवेट्स एक्टिन फॉर ब्रेकिंग द क्रॉस ब्रिजेस, कैल्शियम के कारण एक्टिन और मायोसिन क्रॉस ब्रिज बनाते हैं, ना कि तोड़ते हैं। तो दिस इज रॉन्ग। एक्टिन बाइंड्स टू मायोसिन हेड टू फॉर्म क्रॉस ब्रिजेस, ये सही है। Shortening of sarcomere takes place by pulling of actin filaments towards center, मतलब जब एक्टिन लाइट बैंड्स और बीच में डार्क बैंड्स होते हैं, तो जब लाइट बैंड्स यानी कि ए बैंड्स, आई बैंड्स ए बैंड की तरफ पुल होंगे, अंदर पुल होंगे, तो सार्कोमियर छोटा होगा और मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये भी सही ऑप्शन है, स्टेटमेंट है। तो ए, बी, डी और ई, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 is correct. The correct statements are these which I have marked as tick.
दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ चैप्टर एवोल्यूशन, क्लास 12th का ये क्वेश्चन है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बताते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर। एनालोगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? वो स्ट्रक्चर्स जिनके स्ट्रक्चर्स अलग हैं बट फंक्शन सेम है। तो अगर आप फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ को देखेंगे तो ये सारे होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं जिनके स्ट्रक्चर्स सेम है, फंक्शंस डिफरेंट है। बट यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ को अगर देखेंगे तो ये होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बताते हैं। विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स, दोनों के विंग्स का स्ट्रक्चर अलग होता है बट फंक्शन सेम होता है। तो दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट, they are analogous structure and they show convergent evolution. So the correct answer is option 3. This is to be corrected. 175. The JGA, juxtaglomerular apparatus, is a special sensitive region formed by cellular modification in dash related to the same nephrons. तो बेटा जो JG apparatus है वो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल और एफरेंट रीनल आर्टीरियोल के पास प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थर्ड। द फॉलोइंग रिएक्शन डिपिक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ एंजाइम। ये क्वेश्चन भी चैप्टर बायोमोलिक्यूल से है, तो आई थिंक 7 to 8 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। ये जो रिएक्शन है इसमें आप देख रहे हो कार्बन कार्बन के बीच में ये फंक्शनल ग्रुप्स रिमूव करके डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये करता है एंजाइम लाइएसिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नाउ वी कम टू अगेन अ मैच द कॉलम टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम द चैप्टर एनिमल किंगडम। तो इसमें हम देख रहे हैं मोलस्क जो होते हैं वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं और गिल्स के थ्रू ब्रीथ करने को ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ए का हो जाएगा 2। रेप्टाइल्स जो होते हैं उनका पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो जाएगा तो इसका 1। एम्फीबियंस का पल्मोनरी भी होता है और क्यूटेनियस भी हो जाएगा तो इसका होगा 4। और अमीबा का होता है सेल्यूलर तो इसका हो जाएगा 3। तो 2, 1, 4, 3। करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन 2। नाउ वी कम टू दिस। हमको ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बतानी है। तो आप देख रहे हैं 65 मिलियन ईयर्स पहले सबसे पहले क्या हुआ था? द डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड। देन अबाउट 500 मिलियन ईयर्स अगो आप देखेंगे तो इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड बिकेम एक्टिव। अबाउट 350 मिलियन ईयर्स अगो आप देखेंगे तो जॉलेस फिशेस evolved, and about 320 million years ago seaweeds and few plants probably existed. तो ये correct sequence है and the correct answer for this question is option number 1. ये evolution of plants and animals है in the evolutionary history of earth. chapter evolution का ये question है। So this was all regarding the zoology paper of NEET examination 2026. Hope all of you had done very well. Thank you.